नेहा, कल सुबह से तुम और सुमित अपनी रसोई अलग कर लोगे। ऊपर वाले फ्लोर पर एक छोटा किचन बना हुआ है। गैस और बर्तन मैंने रखवा दिए हैं। राशन का सारा सामान सुमित कल ले आएगा। अब से तुम दोनों का खाना पीना वहीं होगा। सावित्री देवी ने अपनी नई नवेली बहू नेहा से यह बात इतने सपाट लहजे में कही जैसे वह किसी को बाजार से सब्जी लाने का आदेश दे रही हो। नेहा के हाथ से चाय का कप लगभग छूटते छूटते बचा। अभी शादी को सिर्फ 20 दिन ही हुए थे। हाथों की मेहंदी का रंग भी पूरी तरह फीका नहीं पड़ा था और सासू माँ ने घर के बंटवारे का फरमान सुना दिया। नेहा सन्य रह गई। वो एक आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। वह पुणे के एक छोटे से परिवार में पली बड़ी थी, जहां माता पिता दोनों ही नौकरी करते थे और वह अक्सर घर पर अकेली रहती थी। इसीलिए जब उसकी शादी बनारस के इस प्रतिष्ठित और भरे पूरे त्रिपाठी सदन में तय हुई तो वह खुशी से फूली नहीं समाई थी। इस घर में सुमित के ताऊजी, चाचाजी और उनका पूरा कुबा साथ रहता था। भरा पूरा संयुक्त परिवार। नेहा को लगा था कि उसे यहाँ वो प्यार और अपनापन जरूर मिलेगा जिसके लिए वो हमेशा तरजीह थी, लेकिन आज सासू माँ ने उसे अलग कर दिया। शाम को जब सुमित ऑफिस से आया तो नेहा ने रोते हुए उसे यह बात बताई। सुमित भी हैरान था। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया। माँ, ये क्या है? नेहा रो रही है। लोग क्या कहेंगे? 15 दिन में ही बेटे बहू को अलग कर दिया। क्या नेहा से कोई गलती हुई है? अगर हुई है तो आप उसे डांट लीजिए, समझा लीजिए, लेकिन यूं अलग तो मत कीजिए। सुमित ने माँ के पैरों के पास बैठकर विनती की। सावित्री देवी ने अपना रामायण का पाठ बंद किया और चश्मा उतार कर बेटे को देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी जो सुमित ने पहले कभी नहीं देखी थी। सुमित, मैंने जो फैसला लिया है वह बदल नहीं सकता। कल से तुम दोनों ऊपर के फ्लोर पर रहोगे। और हाँ, अपनी सैलरी का एक भी पैसा अब नीचे के घर में देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी गृहस्थी खुद चलाओ। जाओ, अब मुझे पूजा करनी है। उस रात नेहा और सुमित के गले से निवाला नहीं उतरा। अगले दिन भारी मन से उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पर अपनी गृहस्थी जमा ली। नेहा का दिल टूट गया था। उसे नीचे से आते ही हंसी ठिठोली की आवाजें सुनाई देती और उसे लगता जैसे उसे सजा दी गई है। नीचे बड़ी ताई जी, उनकी बहू और चाची वगैरह सब मिलकर घूमती फिरती। बच्चे आंगन में खेलते, चाचा जी राजनीति पर चर्चा करते। ये सब नेहा को बहुत आकर्षित करता था। उसे लगता कि सावित्री देवी शायद उससे नफरत करती है या उसे इस लायक ही नहीं समझती कि वो परिवार का हिस्सा बन सके। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। नेहा ने देखा कि सावित्री देवी का व्यवहार विचित्र है। जब भी नेहा नीचे आती और सावित्री देवी अकेली होती तो वह उसे चाय पिलाती, प्यार से बात करती, लेकिन जैसे ही घर का कोई और सदस्य आता वे नेहा से रूखा व्यवहार करने लगती और उसे वापस ऊपर अपने कमरे में भेज देती। जाओ बहू, ऊपर तुम्हारा काम होगा, यहाँ भीड़ मत बढ़ाओ, वे अक्सर ताई जी या चाची जी के सामने कह देती। नेहा को अपना बहुत अपमान महसूस होता, लेकिन सुमित उसे समझाता कि माँ का स्वभाव ऐसा नहीं है, जरूर कोई और बात है। धीरे धीरे नेहा ने अपने एकांतवास में ऊपर की बालकनी से नीचे के आंगन का निरीक्षण करना शुरू किया और जो उसने देखा उसने उसकी आंखें खोलनी शुरू कर दी। उसने देखा कि घर तो संयुक्त था लेकिन काम और खर्चे संयुक्त नहीं थे। सुबह 4 बजे उठकर सावित्री देवी यानी उसकी सासू माँ अकेले पूरे घर के लिए चाय बनाती। ताई जी, उनकी बहू और चाची जी 10 बजे तक सोकर उठती। घर के राशन का बिल, बिजली का बिल, यहाँ तक कि ताऊजी के पोतों की स्कूल की फीस भी सावित्री देवी के पति यानी नेहा के ससुर जी की पेंशन और खेती की कमाई से जाती थी। जबकि खेत पुश्तैनी नहीं थे, उन्हें सावित्री देवी के पति ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। एक दिन दोपहर में नेहा सीढ़ियों पर खड़ी थी। नीचे हॉल में दाऊजी के बेटे यानी सुमित के बड़े चचेरे भाई विक्की भैया सावित्री देवी पर चिल्ला रहे थे। चाची, यह क्या है? खाने में आज फिर लौकी? आपको पता है ना, मुझे पनीर पसंद है। और हाँ, मुझे 5000 रुपये दीजिए, दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। आपके पास नहीं है तो चाचा जी से मांग कर दीजिए। सावित्री देवी ने सिर झुकाकर कहा, बेटा अभी परसों ही तो दिए थे, अभा तंग है, तुम्हारे चाचा जी की दवाइयाँ भी आनी है। अरे तो सुमित की शादी में जो शगुन आया था वो कहाँ गया? दबा कर बैठी हो क्या? ये संयुक्त परिवार है चाची, यहाँ सबका पैसा सबका होता है, विक्की ने बदतमीजी से कहा और मेज पर रखा गिलास पटक दिया। ताई जी वहीं बैठी चाय पी रही थी। उन्होंने बेटे को डांटने के बजाय सावित्री देवी से कहा, अरे दे देना सावित्री, लड़का है, जवान खून है, और वैसे भी तेरा सुमित तो अब कमाता भी है, उससे मांग ले। ये सब सुनकर नेहा का खून खौल उठा।
वो नीचे जाने ही वाली थी कि उसने सावित्री देवी का जवाब सुना। सुमित अब अलग रहता है दीदी। उसकी रसोई अलग है, खर्चा अलग है। मैं उससे पैसे नहीं मांग सकती और मेरे पास अब और पैसे नहीं है। विक्की बड़बड़ाता हुआ चला गया। ताई जी और चाची जी ने मुंह बनाया और अपने कमरों में चली गई। सावित्री देवी चुपचाप बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगी। ये सब देख सुनकर नेहा की आंखों से पर्दा हट चुका था। उसे समझ आ गया कि यह भरा पूरा परिवार असल में एक ऐसा दलदल था जो सावित्री देवी और उनके पति को सालों से चूस रहा था। यहाँ प्यार नहीं पर जीविता थी। शाम को एक और घटना हुई। सुमित की बुआ जी अपने परिवार के साथ आ धमकी। आते ही उनकी फरमाइशें शुरू हो गई। अरे सावित्री, सुना है नई बहू ढेर सारा दहेज लाई है, बुला जरा उसे, मैं भी तो देखूं कौन कौन सी साड़ियाँ और जेवर लाई है। उन्हीं में से कुछ साड़ियाँ और जेवर मैं अपने लिए पसंद कर लूंगी। और हाँ, सुमित की सैलरी तो अब अच्छी होगी, बढ़िया सरकारी नौकरी जो ठहरी, तो जाते वक्त हमें शगुन अच्छा मिलना चाहिए। सावित्री देवी, जो अब तक थकी हुई लग रही थी, शेरनी की तरह उठकर खड़ी हो गई। जीजी बहू ऊपर रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नीचे नहीं आएगी। और अब सुमित की सैलरी पर उसका और उसकी पत्नी का हक है। मैंने उनका बंटवारा कर दिया है। वह अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ चाय पानी है, कृपया वो ग्रहण करें। ये सुनते ही बुआ जी का मुंह खुले का खुला रह गया। बंटवारा नई बहू ने आते ही तेरा घर फोड़ दिया। कैसी है तेरी बहू, जिसने आते ही माँ बेटे को अलग कर दिया? उसने अलग नहीं किया है जीजी, मैंने ही उन्हें अलग कर दिया है। अब आपको जो कहना है कहिए, पर मैं अपनी बहू की कमाई और उसके गहनों पर इस घर की गिद्ध दृष्टि नहीं पड़ने दूंगी। मैंने पूरी जिंदगी इस संयुक्त परिवार के नाम पर अपनी इच्छाओं की बलि दे दी, अब अपनी बहू की इच्छाओं की बलि नहीं देने दूंगी। सावित्री देवी ने दृढ़ता से कहा। नेहा, जो सीढ़ियों के पीछे छिपी सब सुन रही थी, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह जिसे अपनी सासू माँ की निष्ठुरता समझ रही थी, वह दरअसल उनका सुरक्षा कवच था। सावित्री देवी ने बदनामी का टीका अपने माथे पर लगाकर नेहा और सुमित के भविष्य को सुरक्षित कर दिया था। उन्होंने नेहा को इसलिए अलग नहीं किया था कि वे उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि वे उसे इस शोषण से बचाना चाहती थी। नेहा दौड़कर ऊपर गई। उसने अपना चेहरा धोया और एक दिन निश्चय किया। शाम को जब बुआ जी और बाकी रिश्तेदार हॉल में बैठी सावित्री देवी को ताने मार रहे थे, कैसी सास है, बहू को सिर पर चढ़ा रखा है, अलग करने से तो उसे कितनी आज़ादी मिल गई, नाक कटवा दी। तभी नेहा एक बड़ी सी थाली में चाय और नाश्ता लेकर नीचे उतरी। सब चौंक गए। नेहा ने साड़ी का पल्लू करीने से सिर पर रखा हुआ था। वह बुआ जी के पास गई और उनके पैर छुए। अरे तू तो कह रही थी कि इसकी तबीयत खराब है, बुआ जी ने व्यंग किया। सावित्री देवी कोई जवाब देती इससे पहले ही नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी, बड़ों का आशीर्वाद मिले तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाती है। फिर वह सावित्री देवी के पास गई। सावित्री देवी की आंखों में घबराहट थी। वे शायद सोच रही थी कि नेहा कहीं उनका भंडाफोड़ ना कर दे या सबके सामने वह लड़ी ना पड़े। नेहा ने सबके सामने सावित्री देवी के हाथ थाम लिए और ऊंची आवाज में बोली, आप लोग मेरी मम्मी जी को गलत समझ रहे हैं। इन्होंने हमें अलग करके मुझे पराया नहीं किया, बल्कि मुझे गृह लक्ष्मी बनना सिखाया है। और हाँ, रसोई अलग होने का मतलब यह नहीं है कि रिश्ते अलग हो गए। फिर नेहा ने अपनी ताई सास और चाची सास की ओर देखकर मीठे जहर जैसा तीर छोड़ा। ताई जी, चाची जी, आप लोग घर की बड़ी हैं, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रही हूँ। मम्मी जी की भी अब उम्र हो गई है, उनसे अब इतना काम नहीं होता। डॉक्टर ने उन्हें सख्त आराम की सलाह दी है, इसलिए आज से मम्मी जी और पापा जी का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। वह ऊपर हमारे साथ ही खाना खाएंगे और घर के बाकी काम मुझे यकीन है कि विक्की भैया की पत्नी और आप लोग मिलकर सब संभाल ही लेंगे। आखिर यह संयुक्त परिवार है ना? तो काम भी तो संयुक्त रूप से होना चाहिए। नेहा की बात सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। ताई जी और चाची जी के चेहरों का रंग उड़ गया। सावित्री को आराम और काम अब उन्हें और उनकी बहू को करना पड़ेगा, ये सोचकर ही उनकी हालत खराब हो रही थी। नेहा यही नहीं रुकी, वह आगे बोली, और बुआ जी, सुमित कह रहे थे कि घर की मरम्मत के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमने सोचा कि हम लोग तो ऊपर रहते हैं, तो नीचे के घर का खर्चा और मेंटेनेंस ताई जी और चाची जी के बेटे मिल बांट कर उठा लेंगे। आखिर सुमित अकेले कब तक बोझ उठाएंगे, है ना? नेहा की बात सुनकर सब लोग बगले झांकने लगे। जो लोग अभी तक संयुक्त परिवार की दुहाई दे रहे थे, जैसे ही जिम्मेदारी और खर्च की बात आई, सब खिसकने के बहाने ढूंढने लगे। अरे हमें तो देर हो रही है,
बुआ जी उठी। हाँ, विक्की के पापा बुला रहे होंगे। ताई जी भी खिसक ली। थोड़ी देर में ही हल्क खाली हो गया। वहां सिर्फ सावित्री देवी और नेहा रह गए। उन्होंने देखा कि सुमित, जो अभी अभी ऑफिस से लौटा था, दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सावित्री देवी नेहा को देखा। उनकी आंखों में आज आंसू थे। पगली, तूने ये क्या किया? अब पूरा खानदान तेरे खिलाफ हो जाएगा। नेहा ने सावित्री देवी के गले लगते हुए कहा। होने दीजिए मम्मी जी, जो लोग आपको सिर्फ काम करने वाली मशीन समझते हैं उनका खिलाफ होना ही अच्छा है। आपने मुझे बचाने के लिए बदनामी ली तो क्या मैं आपके लिए ढाल नहीं बन सकती? सुमित ने आगे बढ़कर मां के पैर छुए। मां, मुझे माफ करना। मैं अपनी पढ़ाई और नौकरी में इतना बिजी रहा कि कभी समझ ही नहीं पाया कि आप किस तरह घुट घुट कर जी रही थी। नेहा ने आज मुझे आपकी खामोशी का मतलब समझा दिया है। सावित्री देवी ने दोनों को गले लगा लिया। पर बहू, तूने तो कह दिया कि मैं ऊपर खाना खाऊंगी, पर नीचे का खाना कैसे बनेगा? सावित्री देवी आंसू पोंछते हुए बोली, नीचे जो पकाएगा वो खाएगा माँ। नेहा ने हंसते हुए कहा, अब से आप ड्यूटी पर नहीं हैं, आप रिटायरमेंट पर हैं। आपका बेटा और बहू है ना आपको संभालने के लिए। उस दिन के बाद त्रिपाठी सदन में एक नई व्यवस्था शुरू हुई। ताई जी, उनकी बहू और चाची जी को मजबूरन रसोई में जाना ही पड़ा, क्योंकि सावित्री देवी अब बीमार रहने लगी थी। विक्की और अन्य चरे भाइयों को अपनी अय्याशियों के लिए पैसे मिलने बंद हो गए, तो उन्हें भी मजबूरी में ही सही नौकरियां ढूंढनी पड़ी। नेहा और सावित्री देवी की रसोई भले ही ऊपर थी, लेकिन शाम की चाय दोनों सास बहू अपनी बालकनी में बैठकर पीती थी और नीचे के आंगन में हो रही भागदौड़ को देख देख कर मुस्कुराती थी। सावित्री देवी सोच रही थी, नेहा सही कहती है कि कभी कभी जुड़ने के लिए थोड़ा अलग होना जरूरी होता है। सावित्री देवी ने जो लकीर खींची थी उसने घर नहीं तोड़ा था, बल्कि उस घर की नींव को खोखला होने से बचा लिया था। और नेहा को वो बड़ा परिवार तो नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन उसे एक ऐसी माँ मिल गई थी जो उसके लिए दुनिया से लड़ गई थी, और यह किसी भी भरे बुरे परिवार से कहीं ज्यादा कीमती था। दोस्तों, कभी कभी हम खुद भी अनजाने में अपने ऊपर अनावश्यक जिम्मेदारियां ले लेते हैं, और यही सावित्री देवी के साथ हुआ। अगर सावित्री देवी शुरू से ही खर्च बांट देती, काम बांट देती, न कहना सीख लेती, तो शायद हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। किसी ने सही कहा है, त्याग तब तक सुंदर है जब तक वो स्वेच्छा से हो। जब त्याग मजबूरी बन जाए तो वह शोषण बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।